डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जीव विज्ञान की क्लास है और जीव विज्ञान में हमने पढ़ लिया था कोशिका। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सुपर टेट के स्तर से देखा जाए तो एक हमारे सुपर टेट में चैप्टर दिया गया है सिलेबस में जिसका नाम है मानव शरीर। और मानव शरीर में हमने कोशिका को कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट पढ़ लिया उसको। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अंग तंत्रों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर यानी मानव शरीर जो है वो बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर बना है, जैसे कि परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र। तो आज हम ऐसे 10 से 11 अंग तंत्र हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। आज हम शुरू करेंगे उत्सर्जक तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, आज यहां से पढ़ेंगे। यहां से हर बार परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं, इसको समझेंगे। अगर हम बात करें मानव के उत्सर्जन तंत्र की तो उसको हम फिगर बना के समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं कि उत्सर्जन क्या है। अगर हम उत्सर्जन की बात करें, उत्सर्जन तो उत्सर्जन का मतलब है किसी भी चीज को बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना। अंग्रेजी क्या है? एक्सक्रीट करना, यानी किसी भी अपशिष्ट या अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब किसे बाहर निकालना? यानी कि अपशिष्ट या फिर अनावश्यक पदार्थ जो है उसको बाहर निकालना। जैसे हम एक थोड़ी सी एग्जाम्पल के टाइप से समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमने या फिर किसी मनुष्य ने मछली को खाया है। मछली, मछली क्या है? मांस, इसे खाया तो विज्ञान ये कहता है कि आपने प्रोटीन लिया है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो विज्ञान ये कहता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है। ऐसे ही जब मछली या मांस खाएंगे तो क्या खाया है? प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। अब मानव शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती है कि प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में पचा सके या फिर उसका पाचन कर सके। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो बहुत ही जटिल अणु में होता है, बहुत ही जटिल अणु होता है इसका, तो इस रूप में इसका पाचन संभव नहीं है। तो ये टूटता है, जब इसका पाचन होता है तो ये टूटता है और क्या प्राप्त होता है? अमीनो एसिड। और साथ ही साथ एक पदार्थ और प्राप्त होता है, क्या? अमोनिया, यानी कि NH3। अब अमीनो एसिड को देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन की इकाई क्या है या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन वास्तव रूप में है क्या, तो आप बताएंगे अमीनो एसिड। क्या है? प्रोटीन की जो इकाई है वो क्या है? अमीनो एसिड। इसके साथ हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। ये अत्यंत विषैला पदार्थ है, यानी कि ये कह लें कि हमारे शरीर में ये जो प्राप्त होता है ये अनावश्यक या फिर अपशिष्ट पदार्थ है। इसको हमें बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है, इसका उत्सर्जन करना है। तो अब अगर इसका उत्सर्जन करेंगे तो 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए 500 ml यानी कि आधा लीटर जल की आवश्यकता होती है। लेकिन मानव शरीर एक दिन में कहें 3 से 3.5 लीटर ही पानी पीता है, या फिर मानव शरीर में इतना जल उपस्थित नहीं होता है कि अमोनिया को अमोनिया के रूप में बाहर निकाल सके। ऐसे में एक अंग होता है हमारे शरीर में, लीवर। इस प्रक्रिया में लीवर हमारी मदद करता है और इसकी क्रिया किससे करवाता है? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाता है। तो यह बदल जाता है किसमें? यूरिया में, NH2CO NH2, ये बन गया यूरिया। अब इसे हम यूरिया के रूप में बाहर निकालेंगे। अगर यूरिया को 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालना हो तो 50 ml जल की आवश्यकता होती है। तो इसे हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, किसे? यूरिया को। अब ये देखते हैं कि जिन जंतुओं का या जीवों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिया। उसको क्या कहेंगे? यूरियोटिलिक। यहां से प्रश्न बनता है, उत्सर्जन का प्रकार पूछ लेता है। कोई भी जीव जंतु देगा आपसे पूछेगा कि इसका उत्सर्जन का प्रकार क्या है, ये यूरियोटिलिक है, अमोनोटिलिक है या फिर यूरिकोटिलिक है। ठीक, यहां से प्रश्न बनता है। और यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन वास्तव रूप में है क्या, तो आप बताएंगे क्या है? अमीनो अम्ल। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर हम स्तनधारियों की बात करें, स्तनधारी जो होते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया।
इसलिए उनको क्या कहते हैं, यूरियोटिलिक। जैसे मनुष्य, इसमें उभयचर भी आते हैं, उभयचर। जैसे उभयचर में कौन आएगा, मेढक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम फिगर के माध्यम से समझते हैं उत्सर्जन तंत्र क्या है। ठीक, अब हम समझते हैं मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, फिगर के माध्यम से समझेंगे जिससे हमें समझने में आसानी रहे। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, फिगर बनाते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। ये है मनुष्य की राइट किडनी, यानी कि दायां वृक्क। किडनी का एक नाम और होता है, उसे क्या कहते हैं, गुर्दा। यानी कि किडनी को हम गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। ये है लेफ्ट किडनी, यानी कि बायां वृक्क। ठीक है, मनुष्य की जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ा ऊपर होती है। कैसी, थोड़ा ऊपर। कौन सी, लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होती है। ठीक है, अब यहां से ये इस प्रकार ये संरचना, ये क्या है, यूरेटर, यानी कि मूत्र वाहिनी। ये जो मूत्र वाहिनी है इनकी संख्या कितनी होती है, दो। कितनी संख्या होती है, दो। एक ये और एक ये। ठीक, ये जो मूत्र वाहिनी है ये नीचे आकर की एक थैली नुमा संरचना में खुलती है। ये इस प्रकार, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर। यानी कि मूत्राशय, और इसे कहते हैं यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। इसकी संख्या कितनी होती है, एक। और इसकी संख्या कितनी होती है, एक। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं जो किडनी होती है, अगर मनुष्य की किडनी को देखा जाए तो यह किसके आकार की होती है, एक सेम के बीज की तरह होती है। अगर हम इसकी निर्माण या फिर संरचना की बात करें, ये किसकी बनी होती है, नेफ्रॉन की। बीस लाख नेफ्रॉन मिलकर मनुष्य की किडनी का निर्माण करती हैं। 10 लाख यहां और 10 लाख यहां पर। अगर पूछा जाए आपसे कि मनुष्य की जो किडनी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप बताएंगे नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। यहां से प्रश्न बनता है, ऐसे आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, अब देख लेते हैं किडनी का कार्य क्या होता है। किडनी का, मनुष्य की किडनी का कार्य क्या होता है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो इसका पहला कार्य है ब्लड को छानना, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, यानी कि परानिस्यंदन। अब परानिस्यंदन क्या है, ब्लड को बहुत ही अच्छी तरह से या फिर बहुत ही बारीक तरह से छानना, क्या कहलाता है, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई।
अब बात करते हैं इसका दूसरा कार्य क्या है। जल का पुनरावशोषण। ठीक है, इसका पहला कार्य है ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी कि रक्त को बहुत ही अच्छी तरह छानना, और दूसरा कार्य है जल का पुनरावशोषण, यानी कि दोबारा से अवशोषण करना। इसका मतलब एक बार कहीं जल का अवशोषण हो चुका है, वो कहाँ हो चुका है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक, इसके दो ये प्रमुख कार्य हैं। यहां तक आपने समझ लिया है कि किडनी का जो मुख्य कार्य है वो ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन या फिर परानिस्यंदन, या फिर ऐसे कह लें कि बहुत ही बारीक तरह से छानना, और दूसरा कार्य है जल का पुनरावशोषण। जब यह ये कार्य करता है, जल का पुनरावशोषण और ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी कि परानिस्यंदन करता है, तो अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देता है, और ये अपशिष्ट पदार्थ यहां से होते हुए, यहाँ यूरेटर से होते हुए इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं। यहां पर ये यहां पर ये कलेक्ट हो जाता है। जब कलेक्ट हो जाता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, या फिर कह ले मूत्राशय में, या फिर कह ले इसे यूरिन बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिन बैग। यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो यहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है। जब तनाव उत्पन्न होता है तो यहाँ पर एक कोशिका पाई जाती है। कौन सी, तंत्रिका कोशिका। ये इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेच न्यूरॉन। स्ट्रेच न्यूरॉन। ये इसका कार्य है, जब ये फुल हो जाता है, यहां पर तनाव उत्पन्न होता है, तो ये ब्रेन को मैसेज भेजती है, या फिर कह लें सूचना भेजती है। कैसे, इलेक्ट्रिक इंपल्स की सहायता से, या फिर कह लें वैद्युत संवेदनाओं की सहायता से मैसेज भेजती है कि आपका यूरिन बैग जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये फुल हो चुका है, यानी कि भर चुका है। अब आपको मूत्र त्याग कर देना चाहिए। तो ब्रेन हमें ये एहसास कराता है कि अब हमें मूत्र त्याग कर देना चाहिए। यहां से यूरिन बाहर निकाल देते हैं। कहां से, मूत्र मार्ग या फिर कह लें यूरेथ्रा से। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आई। ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, बायां वृक्क और दायां वृक्क, ये किससे बनी होती, नेफ्रॉन से। इसकी संख्या लगभग कितनी होती, 20 लाख, 10 लाख इसमें और 10 लाख इसमें। फिर इसके बाद जल का पुनरावशोषण, ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये इसके कार्य है। ठीक, ये है यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी, इसकी संख्या कितनी होती है, 2। ये है यूरिनरी ब्लैडर, इसकी संख्या कितनी होती है, 1। या फिर कह लें मूत्राशय, या ये है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, इसकी संख्या कितनी होती है, 1। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आई कैसे ये कार्य करता है। ठीक, अब इसको हटा देते हैं, इसके आगे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी जो है वो किसकी बनी होती है, किडनी नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन नामक इकाई की बनी होती है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। मनुष्य की किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। अगर हम किडनी के वेट की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य में किडनी का वेट, जो वजन जो है वो कितना होता है, 150 ग्राम लगभग। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, अगर इसका वजन कितना है, वजन कितना है, लगभग 150 ग्राम, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये सब चीजें रेंज में लगभग में होती हैं। ठीक, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो कितना होता है, 12 सेंटीमीटर लगभग। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। इसका वजन कितना होता है, लगभग 150 ग्राम, लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसे हटा दें और कुछ
आगे बात करते हैं, कर लेते हैं मनुष्य के उत्सर्जी अंग। मनुष्य के उत्सर्जी अंग, अगर मनुष्य के उत्सर्जी अंगों को देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख और दूसरा होता है सहायक। ठीक, इनको हम समझ लेते हैं। अगर मुख की बात की जाए, मुख की, तो सबसे पहला आता है किडनी, नंबर 1 पर। यह सबसे मुख्य अंग है। कौन सा? उत्सर्जी अंग, किडनी, या फिर कह लें इसको वृक्क। एक चीज की संख्या कितनी होती है? 2, या फिर कह लें गुर्दा। ठीक, अगला है यूरेटर, यानी कि मूत्र वाहिनी। अगला क्या है? इतनी बात आपको समझ, किडनी और यूरेटर। ठीक, इसमें किडनी को हम सबसे पहले मानेंगे मुख्य अंग, यही है सबसे मुख्य अंग। ठीक, अगला है यूरिनरी ब्लेडर, या फिर कह लें मूत्राशय। ठीक, और लास्ट है चौथा यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। ये है मुख्य उत्सर्जी अंग। अगर इसमें भी सबसे मुख्य देखा जाए तो क्या है? किडनी। ठीक, अब आते हैं सहायक उत्सर्जी अंगों के बारे में। सहायक उत्सर्जी अंग जो है उनका मुख्य कार्य तो कुछ और है, लेकिन वो उत्सर्जन में भी हेल्प करते हैं, या फिर कह लें मदद करते हैं। ठीक, पहला है लीवर, लीवर। ठीक, लीवर का मुख्य कार्य तो कुछ और है, लेकिन ये उत्सर्जन में भी मदद करता है। दूसरा है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है ये सहायक उत्सर्जी अंग में आता है। इसका कार्य है बिलोबिन और बिलोबर्डिन नामक अत्यंत विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक, इसलिए ये किस में आता है? सहायक उत्सर्जी अंग में। अगला है फेफड़ा, यानी कि लंग्स। ये CO2 को बाहर निकालता है या फिर इसका उत्सर्जन करता है, इसलिए ये सहायक उत्सर्जी अंग में आता है। अगला है त्वचा। त्वचा पसीने को बाहर निकालता है या फिर इसका उत्सर्जन करता है, तो ये भी सहायक उत्सर्जी अंग में आता है। ठीक, आपको सहायक और उत्सर्जी अंगों के बारे में पता चल गया होगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक, आगे बात करते हैं। यूरिन, यानी मूत्र के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। अगर स्वस्थ मनुष्य की बात की जाए, एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो एक दिन में, स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर, कितना? 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। ठीक, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। ठीक, अगर हम इसके रंग की बात करें, रंग, तो इसका रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला। मूत्र का अपना कोई रंग नहीं होता, यह रंगहीन होता है, लेकिन यूरोक्रोम के कारण इसका रंग हल्का पीला हो जाता है। यूरोक्रोम जो है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन या फिर टूटने से बनता है, जिसके कारण मूत्र का रंग या फिर यूरिन का रंग हल्का पीला हो जाता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं, मूत्र के संगठन की। मूत्र के संगठन की, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो सबसे पहले यूरिन में जो मुख्य वो पदार्थ होता है वो कितना होता है? जल। जल जो है वो कितना होता है? जल 95%। मूत्र में जल का प्रतिशत कितना होगा? 95%। इसके बाद क्या आता है? अमोनियम साल्ट, या फिर कह लें यूरिया। यूरिया, अमोनियम साल्ट दोनों अलग अलग है। इसके बाद देखते हैं यूरिया का प्रतिशत कितना होता है। यूरिया 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 का प्रतिशत 2.3%। अगर मूत्र में बात की जाए यूरिया की तो कितना होगा? 2.3%। इसके बाद आता है अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट, इसका प्रतिशत कितना होता है?
पता है किसी को? 1.3%। आपको बात समझ में आई? इसके बाद करते हैं यूरिक एसिड। मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा भी होती है। यूरिक एसिड या फिर कह लें यूरिक अम्ल, ये कितना होता है? 0.3%। इसके बाद एक पदार्थ और होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कितना होता है? ये भी 0.3%। अगर जल की बात करें मूत्र में कितना होता है? 95%। यूरिया 2.3%, अमोनियम साल्ट 1.3%, यूरिक एसिड 0.3% और क्रिएटिनिन 0.3%। ठीक, आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बताएंगे जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ या फिर उनके उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उनका किस तरह से नामकरण किया गया, जहां से प्रश्न बनते हैं। ये तो हो गया मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, आज हमने समझ लिया। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली क्लास में इसको लेंगे या फिर इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो या फिर क्लास पसंद आई तो आप लाइक करें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।